वो ये कहती है कि कश्मीर का सौदा हो चुका है, और जो हुकूमत होती है वो कहते हैं जी कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं और कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ना तो अपोजिशन का ये काम है, ना ही हुकूमत का ये काम है। ये फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। ये फैसला किसी सियासतदान ने नहीं किया और ना करना है, क्योंकि अमली तौर पर अगर हम देखें तो कश्मीर का सौदा हो चुका है। बात सख्त है, लेकिन जब सारे कहते हैं तो मैं भी कहता हूं, और मेरे पास ये कहने के लिए इसकी वजूहात मौजूद है। यानी ये सियासतदानों का फैसला नहीं होता, सियासतदानों को सिर्फ आगाह किया जाता है। यानी जनरल बाजवा ने 2 मरतबा मेरी मौजूदगी में ये बातें की थी, और उसमें और भी बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे जिनमें से बहुत सारे ने ये बातें बताई भी हैं और बहुत चीज़ें खुलकर सामने आ भी चुकी हैं। जनरल बाजवा ने जो बातें की उनमें वो भारत के साथ किसी भी तनाज़े में या किसी लड़ाई में जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने उन दोनों मुलाकातों में लड़ाई से गुरेज करने और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पर जोर दिया था। जनरल बाजवा ने भी ये कहा था कि हमें कश्मीर को साइड पर रख के या कश्मीर को भूल कर, ये उनके अल्फाज थे, हमें भारत के साथ बाकी जो मामलात हैं उनमें ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा था जी हमें उनके साथ तजारत करनी चाहिए, जो बाकी शोबे हैं उनमें उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ट्रेड के ऊपर बात करनी चाहिए, रूट्स के ऊपर बात करनी चाहिए, बाकी और बहुत सारे इशूज़ हैं उन इशूज़ को डिस्कस करना चाहिए। सिर्फ जो है ना वो फोकस हमें इस पर नहीं करना चाहिए कि कश्मीर जो है उसको आज़ाद किया जाए, इस इशू को छोड़ दिया जाए। ये जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी, और यही ख्वाहिश जो है ये भारत की भी थी। फिर जनरल बाजवा ने यह भी कहा शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को कि जनाब नरेंद्र मोदी को अगर ले आएंगे तो क्या आप उनका इस्तेमाल करेंगे। यानी जनरल बाजवा ये भी तय कर चुके थे अपने तौर पर कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान लाएंगे। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक बालाकोट अटैक भी किया था, और भारत का जो है वो एक और अमल था जिसमें उन्होंने कश्मीरियों से उनकी खुसूसी हैसियत छीन ली थी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने भारत के ऊपर एक बाइकआउट मुहिम चलाई हुई थी। तो हुकूमत का फैसला कुछ और था, एस्टेब्लिशमेंट का कुछ और था, लेकिन हो वही रहा था जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी। तो जनरल बाजवा भारत के साथ लड़ने के लिए जो है वो तैयार नहीं थे, और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था। इसमें जो हामिद मीर साहब है और नसीम जहरा साहब है, इन्होंने क्लेम किया, मेरे साथ जो मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा की, बाकी सारे सहाफ़ी थे तो उसमें तो वो बात नहीं हुई, लेकिन क्योंकि इनकी अलग भी मुलाकातें होती रही है तो इन्होंने क्लेम किया कि लड़ने की कैपेसिटी के ऊपर बात की कि जनरल बाजवा शायद ये कहते थे कि हमारी लड़ने की वो कैपेसिटी नहीं है भारत के साथ। तो देखिए इकोनॉमी के ऊपर नजर डालें तो जब भी आपको लड़ना होता है तो आपके पैसे होंगे तो आप लड़ेंगे ना। लड़ेंगे तो आपको फ्यूल चाहिए बहुत बड़ी मिकदार में, जिससे आप अपनी सारी मशीनरी को चलाएंगे। लड़ेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए जिससे आप दुनिया से चीजें और हथियार खरीदेंगे। अगर आपने लंबी लड़ाई लड़नी तो आज यूक्रेन लड़ाई क्यों लड़ पा रहा है? अमेरिका ने और यूरोप ने उसको अंधाधुंध हथियार दिए, इतने पैसे के हथियार दिए हैं कि रूस को मुसीबत पड़ गई, इतना हथियार इनके पास आ कहां से गया। तो किसी को अगर लड़ाना हो या लड़ना हो तो बहुत पैसा चाहिए होता है। पाकिस्तान की और इंडिया की लड़ाई में पाकिस्तान के ऊपर तो कोई मुल्क इन्वेस्ट नहीं करेगा। इवन चाइना भी इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड पॉलिसी है उसकी, रशिया भी नहीं करेगा, अफगानिस्तान भी नहीं करेगा, ईरान भी नहीं करेगा, अमेरिका भी इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, यूरोपीय यूनियन भी नहीं करेगा। तो कोई दुनिया में एक मुल्क है जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान को पैसा दे रहा हो, हथियार दे रहा हो कि आप लड़ें इंडिया के साथ। तो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी के नतीजे में कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं है, हमने अपने दोस्त पैदा नहीं किए। और अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें कि भारत आज का खड़ा है, पाकिस्तान का खड़ा है, तो ये देख लें आप पाकिस्तान की मैशत कितनी कमजोर है। इसमें कौमी खजाने की अगर बात करें तो पाकिस्तान अभी तक 15 अरब डॉलर तक नहीं पहुंच सका। जो पाकिस्तान का कौमी खजाना है 15 अरब डॉलर तक पाकिस्तान नहीं पहुंच सका, टोटल रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं, जबकि भारत के 700 अरब डॉलर से ज्यादा के रिजर्व है। एक तरफ 15 अरब डॉलर भी नहीं है, दूसरी तरफ 700 अरब डॉलर से ज्यादा की रिपोर्ट हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 338 अरब डॉलर है, भारत की जीडीपी जो है वो 3550 अरब डॉलर से ज्यादा की है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब डॉलर की है और बमुश्किल है, जबकि भारत की एक्सपोर्ट जो है वो 800 अरब डॉलर से ज्यादा की है। ये भारत की पॉलिसी का तसलसल है। वहां मार्शल नहीं लगा, उन्होंने सियासतदानों को काम करने दिया, लोगों को कारोबार करने दिया, वहां पे लोगों को मुकाबले के अंदर आने दिया, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे बने। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी चलती रही, वापस भी लड़ते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि भारत मुआशी मैदान में हमसे बहुत आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। अब हम लड़ने की कैपेसिटी में आपको पैसा चाहिए होता है ना, या फिर आपको चाहिए होती है ऐसी पब्लिक जो पूरी ताकत से आपके पीछे खड़ी हो जाए। तो जरा ये भी देख लें आप, एक जज्बा होता है जो लड़ाता है, लोग साथ खड़े हो जाते हैं अपनी फौज के, जैसे 1965 में हुआ। 1971 में लोग साथ नहीं खड़े थे, उसका नतीजा आपने देखा, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। 1965 में लोग साथ खड़े थे, उसका नतीजा आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मुल्क होने के बावजूद उस जंग के अंदर भारत को पाकिस्तान ने बहुत टफ टाइम दिया। तो अब आप ये देखें ना वो जज्बा किधर जाएगा। अवाम और इदारों के बीच में एक खलीज पैदा हो चुकी है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौज और अवाम में एक खलीज और नफरत पैदा हो रही है, नहीं होना चाहिए, नुकसानदेह, और उससे बचने का इमरान खान साहब ने तरीका भी अपने लेटर में बताया, मैं आगे जाकर उस पर बात करता हूं। फिर जो पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात है वो भी अच्छे नहीं है, दहशतगर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, अंदर से पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर जो है। इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करें तो क्या एक फौज, एक इस तरह की फौज और इस तरह का मुल्क, एक बड़े मुल्क और एक तगड़ी फौज का मुकाबला कर सकता है? इन हालात में तो अगर आप जमीनी हकायक को देखें तो फिर तो नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद शामिल हो तो फिर हम बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन हमारे अपने करतूत और हमारे अपने अमाल जिस तरह के हैं उनकी मौजूदगी में मैं कुछ कह नहीं सकता। और कश्मीर की बात तो हम तब करें जब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत ठीक हो। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हो रही है, पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ जुल्म, जबर और फसायत हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी परेशान है, तो इनको हकूक नहीं मिल रहे, तो ये दूसरों के हकूक के लिए क्या आवाज उठाएंगे? इमरान खान साहब ने आज अपने लेटर के बारे में कंफर्म किया, कल के दिन में जो उन्होंने एक लेटर लिखा था इमरान खान साहब ने परसों, कल रात को जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट बाहर आया उसमें इमरान खान साहब ने कंफर्म किया उनका अपना जो ट्विटर अकाउंट है वो क्या कह रहा है, जरा पहले वो सुन ले, फिर मैं बताता हूं लेटर ने क्या भूचाल पाकिस्तान में मचा दिया। ये लेटर जो है ना, ये अब लेटर होनी है हर तरफ, उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने कल अपने खत के जरिए पाकिस्तान में फौज और आवाम के दरमियान बढ़ती हुई खलीज की वजूहात की निशानदेही की थी। इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि आर्मी चीफ के नाम लिखे गए मेरे खत के निकात को जहन में रखकर इदारों की पॉलिसियों पर नजरसानी की जाए, वरना ये रोज बरोज बढ़ती खलीज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। फौज में और अवाम में दूरियां हो रही हैं। एजेंसियों का काम सियासत में मुदाखलत नहीं है। इदारे अगर सियासी इंतकाम के बजाय अपने फ़राइज़ की अदायगी पर तवज्जो दें तो अवाम में उनका वकार खुद ब खुद बढ़ेगा।
कल भी मैंने अपने खत में नादीदा हुकूमतों की जानिब से अदालती अहकामात को हवा में उड़ाकर बुशरा बेगम की मुझसे मुलाकात रुकवाने से आगाह किया था। आज एक मरतबा फिर अदालत के अहकामात और सुपरिटेंडेंट के बयान के बावजूद मेरी एहलिया की मुलाकात मुझसे नहीं होने दी गई, जिसके पीछे उन्हीं का हाथ है जो कानून को जूते की नोक पर रखते हैं और खुद को आईन से बालातर समझते हैं। बुशरा बेगम एक घरेलू खातून है, इनको सिर्फ और सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इनको पहले भी 10 महीने बेगुनाह जेल में रखा गया, अभी भी वो कैद तन्हाई में है। इनकी मुझसे मुलाकात की इजाजत ना देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सियासी इंतकाम की गर्ज से खवातीन की हुर्मत पामाल करना इस मुल्क की तारीख में एक नई रीत है, जिसका सहरा इस फस्ताई रजीम और इसके आलाकारों के सर पर है। खवातीन का तकद्दुस पामाल करना हमारी माशरती और इखलाकी इकदार के मुनाफी है। हमारी खवातीन के घर तोड़े गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इनको गिरबानों से पकड़कर घसीटा गया, एक ऐसे मुआशरे में जहां खवातीन पहले ही सियासत में हिस्सा लेने से घबराती हैं। ये सब करके इनके हौसले पस्त करना इंतहाई बेशर्मी की बात है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अब जरा आप आए इस बात पे कि इमरान खान साहब ने जो आर्मी चीफ को खत लिखा है, ये खत लिखकर उन्होंने सारे के सारे निजाम को मुसीबत डाल दी है। यानी अब कोई कहता है कि जनाब ये डील मांगी जा रही है, हालांकि आप खत को गौर से पढ़ें तो उस खत के अंदर एक चार्जशीट है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कहा कि जनाब आपकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो जानिबदाराना है, आप सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये और ये नुकसान हो रहा है। अब इसमें इमरान खान साहब कहां डील मांग रहे हैं? साथ में इमरान खान साहब ने आखिर में उन्हें इस मामले का सलूशन बताया कि आप अपने आईनी किरदार के अंदर चले जाएं। इस सूरत में पाकिस्तान के अवाम और आपके बीच में जो दूरियां पैदा हो गई है वो दूर हो जाएंगी और इससे पाकिस्तान का भला भी होगा और बेहतरी भी हो जाएगी। फिर कोई ये कहता है कि फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में फौज मुतनाज़ तब बनती है जब वो मुतनाज़ काम करेगी। कोई भी फौज तब तक किसी तनाज़े में नहीं जाती जब तक कि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रही होती है। कभी भी उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन जब कोई अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से हटके कोई और काम करता है तो फिर वो तनाज़ा बन जाता है। डिक्टेटर्स के अदवार के अंदर फौज बहुत मुतनाज़ बनी, जब फौज ने सियासत में मुदाखलत की तब फौज मुतनाज़ बनी। और अभी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही है, मैं आपके सामने बैठा, मुझे आईएसआई ने उठाया था, मेरे लिए वो मुतनाज़ है। आईएसआई की क्या, यानी उनको क्यों इख्तियार किया उनका कि मुझे वो उठाए और गायब कर दें? मैं कोई मुल्क दुश्मन हूं, या मैंने कोई पाकिस्तान के एटमी राज चुरा लिए हैं, या मैंने कोई दहशतगर्दी की है, या मैं किसी दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहा हूं, या कोई ऐसा मैंने काम किया गलत इस मुल्क के मफाद के खिलाफ? तो ये तो मैं तो सिर्फ पॉलिसी की तनकीद कर रहा था कि जनाब हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट